तो हम लोग कल के क्लास को आज कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। कल हम लोग कहाँ छोड़ करके गए थे? रूल 32 में ना, ये वाला पार्ट बता दिए थे, फॉरेन करेंसी बता दिए थे। फॉरेन करेंसी कल बता दिए थे। हम्म? आज क्या बताना है? एयर ट्रेवल एजेंट्स के बारे में शायद बताए थे क्या? चलो ठीक है, यहीं से शुरू करते हैं, एयर ट्रेवल एजेंट्स के बारे से। ठीक है। थोड़ा रिकैप लेते हैं, क्या था पढ़ना हम लोगों को। तो हम लोग जो है देख लिए थे, इन द केस अगर मान लो कि किसी भी प्रकार का सप्लाई अनरिलेटेड पर्सन से हो रहा है और उसका सोल कंसिडरेशन क्या है, प्राइस है। ठीक है। तो उस कंडीशंस में हम लोग क्या कर लेंगे, नॉर्मल कंडीशंस में चले जाएंगे, जिसको कि हम लोग कल डिस्कस किए थे। ठीक है। उसके बाद बताए थे कि अगर मान लो कि पार्टी अनरिलेटेड अगर नहीं है, यानी कि कोई रिलेटेड पर्सन है, तो उसके बारे में हम लोग क्या किए थे, सारा का सारा डिस्कस कर चुके थे। अगर कोई पर्सन सोल कंसिडरेशन में किसी अमाउंट को नहीं पे कर रहा है एज ए मनी, ठीक है, तो हम लोग क्या किए थे, उस पर भी सारा का सारा डिस्कशन कर लिए थे, एक्सेप्ट वन या टू केस। ठीक है। तो कल हम लोग कौन कौन सा डिस्कशन कर लिए थे? प्राइस जहां पे सोल कंसिडरेशन हो जाए, और वो रिलेटेड पर्सन जहां पर हो। ठीक है। और फिर हम लोग जो बढ़ गए थे किसमें, सप्लाई वाले केस में, जहां पर कि नोटिफाइड सप्लाई दिया गया है। ठीक है। समझ गए? तो इसमें हम लोग शुरू करें आज फिर से। तो इसमें हम लोग जो था कुछ कुछ डिस्कस कर चुके थे। ठीक है। डिस्कस में जो सबसे पहला था हम लोगों का करेंसी मार्केट का, यानी कि फॉरेन करेंसी एक्सचेंज का जो हम लोग काम कर रहे थे, उसके बारे में सारा बात कर चुके थे। अब आगे देखते हैं। सेकंड मेथड भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ये सब कर चुके हैं। देखो, ट्रेवल एजेंट से हम लोग शुरू करते हैं कि अगर किसी प्रकार का कोई बिजनेस अंडर ट्रेवल एजेंट काम कर रहा है, अगर कोई पर्सन अंडर ट्रेवल एजेंट के रूप में काम कर रहा है, तो उस केस में क्या कहता है कि 5% ऑफ बेसिक फेयर फॉर डोमेस्टिक बुकिंग। ठीक है। एंड 10% ऑफ बेसिक फेयर फॉर इंटरनेशनल बुकिंग। सही है। कोई इशू नहीं है इसमें, सिंपल सा केस है कि अगर आप वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या लेंगे, वो लेंगे जो भी आपका, अगर फ्लाइट बुकिंग का अगर आप काम करते हो, कौन से जो भी एजेंट के रूप में काम करते हैं, कहाँ यहाँ पर देखते होंगे कि ऑन द फ्लाइट अटेंडेंट, जहां पर अंदर में एजेंट जहां पे काम कर रहे हैं वहां नहीं हो, कहां पर, बाहर में, जहां पर आप टिकट काउंटर पर जाकर के टिकट कटवाने का काम करते हैं कि भाई मेरे लिए ये टिकट आप बुक करवा दीजिए, वो लोग जो एजेंट्स होते हैं उनके बारे में यहाँ बात हो रहा है। किस टिकट्स के बारे में बात हो रहा है? एयर ट्रेवल एजेंट्स के बारे में बात हो रहा है। ठीक है। ठीक है। यानी कि फ्लाइट बुकिंग ही होगा इसमें जितना। तो जो भी फ्लाइट बुकिंग अगर डोमेस्टिक लेवल पे होता है, यानी कि विद इन द इंडिया अगर किसी फ्लाइट को बुकिंग किया जाता है, तो उस पर कितना, 5% ऑफ बेसिक फेयर, जो भी बेसिक फेयर होगा उसका 5% क्या मेरा बन जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है। अगर कोई इंटरनेशनल बुकिंग कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में कितना बन जाएगा, 10% ऑफ बेसिक फेयर, जो भी बेसिक फेयर होगा उसका 10% क्या हो जाएगा, मेरा बन जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है। कोई इशू नहीं। आगे बढ़ते हैं। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के केस में क्या बोलता है? देखो, यहाँ पर जो कंडीशंस दिया हुआ है, पहले तो इंश्योरेंस के बारे में तो तुम लोग को पता ही होगा कि जो इंश्योरेंस होता है वो कई तरीका का होता है। पहला तरीका होता है जिसमें कि आप लोग क्या कराते हैं, लाइफ कवर। ठीक है। सेकंड होता है जिसमें बोलते हैं जनरल इंश्योरेंस। ठीक है। और तीसरा होता है जिसमें होता है इन्वेस्टमेंट पर्पज से इंश्योरेंस। पता होगा इसके बारे में कुछ कुछ। लाइफ इंश्योरेंस कवर में क्या होता है कि अगर आप इस प्रकार का कोई अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं फॉर द पर्टिकुलर टाइम पीरियड, तो जिस टाइम पीरियड के लिए आप करेंगे वो पीरियड आपके लिए क्या हो जाएगा, इंश्योर्ड हो जाएगा।
और वो पर्टिकुलर अमाउंट जो है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आफ्टर द इंसिडेंट क्या हो जाएगा, आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जनरल केस में क्या होता है, कुछ सारा पार्ट होता है जो कि एज ए इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपको बोला जाता है कि अगर मान लीजिए ये 12 ईयर तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, तो आपको आफ्टर 12 ईयर यानी कि अंदर 13 ईयर में आपको जो है कुछ रिटर्न बेनिफिट मिल भी जाएगा। ठीक है। जनरल इंश्योरेंस के केस में क्या होता है, जो भी आप मोटर व्हीकल या फिर किसी प्रकार का अदर इंश्योरेंस कराते हैं जो लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड नहीं होता है, ठीक है, तो उस प्रकार के इंश्योरेंस को क्या कहते हैं, जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, समझ गया। तो जो जनरल इंश्योरेंस होता है ये जनरली क्या होता है, कंप्लीटली कवर्ड होता है फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, और इसमें किसी प्रकार का कोई रिटर्न नहीं आना होता है। यानी कि वो पर्सन, आप जो भी आप इंश्योरेंस ले रहे हैं उस कंडीशंस में आप क्या कर रहे हैं, जो भी उसको इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, यानी कि जो भी पैसा दे रहे हैं उसको एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं दे रहे हैं, एज ए एक्सपेंस दे रहे हैं। सही है, कोई इशू नहीं है। आगे आते हैं, अंदर इन्वेस्टमेंट कंडीशन कई सारा ऐसा प्रोडक्ट आता है जो इससे रिलेटेड होता है और इसके विदाउट भी होता है कि अगर आप कुछ अमाउंट सम अगर आप ये करते हैं तो आपको हम क्या करेंगे, कंप्लीटली एक रिटर्न इस पर्टिकुलर टाइम के बाद दे देंगे। ठीक है, तीन तरह का हम लोग देखें। अब ये तीन तरह को हम लोग थोड़ा समराइज करके दो तरह का बनाते हैं, यानी कि दो तरह का कैसे, एक जिसमें कि कंप्लीटली इन्वेस्टमेंट हो, हम्म, और एक पार्टली इन्वेस्टमेंट हो। हम्म, सही है। ये एक्चुअली तीसरा भी बनी जाएगा जिसमें बोलेंगे कि नो इन्वेस्टमेंट हो, यानी कि ये जनरल इंश्योरेंस वाला जो केस तुम लोग को बताया, या मेडिकल इंश्योरेंस का भी जो केस होता है, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए आप जैसे बोला जाता है, कोई कंपनी बोलती है आपको कि आप इंश्योरेंस कराइए 5,000 रुपीज का, अगर ड्यूरिंग द ईयर किसी भी प्रकार का अगर आपका इंश्योरेंस क्लेम, मतलब कि आपका किसी प्रकार का भी एक्सपेंस अंडर मेडिकल कंडीशन होता है, तो वो सारा का सारा उस पैसा को आपको रिडीम करेगी। तो उस कंडीशन में वो जो 5,000 रुपीज दिया जा रहा है वो कौन सा इंश्योरेंस हो जाता है, नो इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस है, कंप्लीट। इसमें किसी प्रकार का कोई रिटर्न उनको नहीं मिलता है आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसके कंडीशंस में बोलता है अगर ये कंडीशंस है, ठीक है, अगर ये कंडीशंस है तो इस कंडीशंस को बोलता है कि इसमें जितना भी अमाउंट आप दे रहे हैं वो कंप्लीटली अमाउंट क्या माना जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। सही है। अगर मान लीजिए कंप्लीटली इन्वेस्टमेंट है, यानी कि उसमें किसी प्रकार का थोड़ा सा भी इस पार्ट को नहीं इंक्लूड कर रहा है, ठीक है, यानी कि जनरल इंश्योरेंस या वैसा कंडीशंस जिसमें कि आपका क्या है, लाइफ कवर, या फिर मान लीजिए कि जो जनरल इंश्योरेंस का काम होता है उस तरह का अगर इन्वेस्टमेंट के अलावा मतलब उसमें कहीं जुड़ा हुआ नहीं है अगर, ठीक है, यानी कि कंप्लीटली वो इन्वेस्टमेंट के रूप में अगर आप क्या कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी से आप किसी प्रकार का कोई पॉलिसी ले रहे हैं तो, ठीक है, तो उस कंडीशंस में कहता है जीरो वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको क्या माना जाएगा, नो सप्लाई। क्योंकि सिंपल सा बात है कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर किसी प्रकार का कोई जीएसटी चार्ज तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीएसटी क्या होता है, दो तरीका चीज पे चार्ज करता है, गुड्स और सर्विस पे। यहाँ पर नहीं आपको किसी प्रकार का गुड्स सप्लाई हो रहा है, ना सर्विस सप्लाई हो रहा है, याद है, समझ रहे हो। हम्म, हाँ, इन्वेस्टमेंट पे अगर किसी प्रकार का अगर कोई आपको कंडीशन में इंटरेस्ट मिलता है तो उसमें जो होता है कि हाँ भाई ठीक है, उस इंटरेस्ट पर वो क्या करेगा, वो अलग कंडीशन है। यहाँ पर हम लोग के क्या स्केल चेक करना है, इंश्योरेंस कंपनी जब इस तरह का कोई स्टार्टिंग में काम कर रही है तो क्या होगा। ठीक है, समझ गए। हाँ, अब मेन दिक्कत आता है इसमें कि भाई पार्टली इन्वेस्टमेंट में कैसे किया जाएगा। इसी में दिक्कत आएगा क्योंकि इसमें तो पता है कि कंप्लीटली वैल्यू ले लेना है, इसमें पता है कोई वैल्यू नहीं लेना, इसको लेना ही नहीं है कि ये सप्लाई के रूप में हो भी रहा है। तो अब आते हैं पार्टली इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, जहां पर कंडीशन क्या हो, पार्टली इन्वेस्टमेंट हो। हम्म, तो इसमें तीन कंडीशंस होता है। कंडीशन नंबर एक क्या हो सकता है कि आप नोन हो, यानी कि पता हो कि इसमें से कितना सारा पार्ट जो है इन्वेस्टमेंट के लिए किया गया है, नोन हो। सेकंड कंडीशन हो सकता है अननोन हो, पता ही नहीं है कि क्या होगा। ठीक है, एक कंडीशन हो सकता है। तो इन कंडीशंस में क्या बोलता है, अगर नोन हो, अगर नोन हो, पता हो कि क्या करना है उसमें आपको,
तो जो भी नोन पार्ट है किसका, इन्वेस्टमेंट का, उसको रिड्यूस करके जो भी पार्ट बनता है उसको क्या कर लीजिए, कंप्लीटली क्या मान लीजिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई। सही है, नो इशू। अननोन हो तो क्या करेंगे, तो बोलता है कि जो पहला प्रीमियम है यानी कि फर्स्ट प्रीमियम अगर जमा हो रहा है, फर्स्ट प्रीमियम अगर आपका जमा हो रहा है तो उस कंडीशन में बोलता है कि आप उस प्रीमियम का 25% मान लीजिए वैल्यू ऑफ सप्लाई, सेकंड प्रीमियम और उसके बाद का मान लीजिए कितना, 12.5% ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। सही है, समझ गए। तो यही केवल कंडीशन है। अगर मान लीजिए कि एक एन्यूटी पॉलिसी होता है, एन्यूटी के बारे में पता है कुछ भी, एन्यूटी का मतलब होता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक बार आप इन्वेस्ट किए उसके बाद आपको डबल टाइम में, ट्रिपल टाइम में, जैसे कि ये तो सारा प्रीमियम हर साल जमा कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो करके आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में बोलता है अगर नोन है तो पता ही है क्या करना है, ठीक है। अगर अननोन है तो आप देखते हैं क्या बोल रहा है कि 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम। सही है, जो भी सिंगल प्रीमियम अमाउंट आप जमा कर रहे हैं उसमें क्या हो जाएगा, 10% आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। सही है, समझ गए। तो आओ अब इसको पढ़ लेते हैं, फिर से थ्योरी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट इज इंटीमेटेड, मतलब कि बताया गया हो कि किस प्रकार जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना पार्ट उसमें का इन्वेस्टमेंट है। सही है, क्या लिखा हुआ, इफ अमाउंट अलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट इज इंटीमेटेड, ठीक है ना। तो बोलता है कि वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रीमियम लेस अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट, नॉर्मल है। जो भी ग्रॉस प्रीमियम होगा वो भी उसमें से कौन सा माइनस कर देंगे, जो भी अमाउंट एलोकेट किया गया किस चीज के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, माइनस कर देंगे, वही मेरा क्या जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर सिंगल प्रीमियम का कंडीशन है, वही एन्यूटी पॉलिसी जो तुम लोग को अभी बताया कि अगर सिंगल प्रीमियम किया जाता है, वेयर अमाउंट प्रीमियम एलोकेट फॉर इन्वेस्टमेंट इज नॉट इंटीमेटेड, अगर नहीं है, अगर पता है तो पता है क्या करना है, यही वाला काम, माइनस कर दो उसमें से, अगर नहीं पता है तो 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम ले लीजिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई। सही है, आगे अदर केसेस मतलब जिससे पता ही नहीं हो कि ये क्या हो, ये वाला पार्ट पता ही नहीं हो कि कितना है, इंटीमेटेड है ही नहीं, तो क्या बोलता है कि वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, 25% ऑफ प्रीमियम इन फर्स्ट ईयर एंड 12.5% प्रीमियम इन सब्सिक्वेंट ईयर। ठीक है, कोई इशू नहीं। पॉलिसी ओनली टूवर्ड्स रिस्क कवर, जो तुमको अभी बताया जिसमें इन्वेस्टमेंट का पार्ट है ही नहीं, केवल रिस्क कवर, कंप्लीटली रिस्क कवर को लेकर के काम करता हो। सही है, तो वो इंटायर वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। सही है, कोई इशू नहीं, कंप्लीट है, यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, सेकंड हैंड गुड्स के सेल करने में क्या कंडीशंस हो सकता है, तो देखो यहाँ पर दो तरह का केस दिया हुआ है कि दो तरह का आप क्या करते हैं, सेकंड हैंड गुड्स लेते हैं। एक केस दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए कि वो गुड्स जो है, वो गुड्स क्या हुआ, डायरेक्टली आपको क्या हुआ, बैक हुआ, मतलब कि आप मार्केट में गए, जाकर के आपने सेकंड हैंड गुड्स क्या किया, सेकंड हैंड गुड्स परचेज किया, और हम्म, और एक केस में बोल रहा है कि उस कंडीशंस में जब मान लीजिए कि आपने कोई प्रोडक्ट किसी को सेल कर दिया हो, ठीक है, और वापस जाकर के आप उससे प्रोडक्ट ले लेते हैं किसी अदर कंडीशंस में, जैसे मान ले किसी प्रकार का वो पेमेंट नहीं किया हो, डिफॉल्ट किया हो, या पेमेंट डिले किया हो, या किसी कंडीशंस में आप उसको वापस ले लेते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशंस में क्या होगा, दो कंडीशंस यहां पर है, तो पहला कंडीशंस देख लेते हैं जो दिया हुआ है, नॉर्मल है
कि सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस। ठीक है, सिंपल सा केस है। जो आप सेकंड हैंड गुड्स लेकर के आए हैं उसको जब आप सेल करेंगे तो जो भी सेल प्राइस आया, ठीक है, और जब स्टार्टिंग में जब आप परचेज किए होंगे, यानी कि जब सेकंड हैंड गुड्स जो आप परचेज किए होंगे, ठीक है, तो उस समय कुछ पैसा दिए होंगे। अरे नॉर्मल सा केस है, सेकंड हैंड गुड्स का बाइक बाइक प्राइस उसको माइनस कर देंगे किससे, सेलिंग प्राइस से, जो भी आएगा उसको क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई। सिंपल, कोई इशू नहीं। बोलता है इग्नोर इफ वैल्यू इज निगेटिव, अगर निगेटिव आ जाता है तो ऑब्वियसली कि लॉस पे जीएसटी थोड़ा नहीं लगेगा, नहीं ना लगेगा, नहीं लगेगा। सिंपल सा केस है, कोई इशू नहीं। आगे बढ़ते हैं। सेकंड में बोलता है परचेज वैल्यू ऑफ गुड्स रीपर्चेस्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड बोरोवर। अब देखो रजिस्टर्ड बोरोवर के बारे में नहीं बोले हुए, अनरजिस्टर्ड बोरोवर के बारे में क्यों बोले हुए, सिंपल सा केस है। अगर रजिस्टर्ड बोरोवर के केस में अगर होता तो क्या होता बाद में बताते हैं, पहले अनरजिस्टर्ड बोरोवर का केस हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, किसी अनरजिस्टर्ड बोरोवर से वो क्या कर रहा है, गुड्स रीपर्चेस कर रहा है, सही है, ठीक है। तो बोलता है परचेज प्राइस, जो भी आप प्राइस पे परचेज किए थे, क्योंकि पहले आप क्या किए होंगे, परचेज किए होंगे, फिर किसी को दिए होंगे, फिर उससे रीपर्चेस किए होंगे। तो आपके लिए एक परचेज प्राइस पड़ा हुआ है, उसका तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। हम्म लेकिन क्या वो यहां पर यूज होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो परचेज प्राइस सब कंडीशंस में आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो प्राइस जो है अब इनवैलिड हो गया, क्यों, क्योंकि वो गुड्स सेकंड हैंड हो गया, ठीक है। तो उस परचेज प्राइस को अब घटाना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका कॉस्ट मतलब जो भी उस प्राइस का वैल्यू है उसको कम करना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस तो पता है कितना प्राइस पे बेचेंगे, आपको कोई इशू नहीं है, सेल कर देंगे, जो भी सेलिंग प्राइस आएगा पता है, ठीक है। इसीलिए सेलिंग प्राइस माइनस करके यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि परचेज वैल्यू ऑफ गुड्स रिजर्व और बराबर क्या लिया जाएगा, परचेज प्राइस। अब परचेज प्राइस यहाँ पर मान लो जो भी हो, उसमें से बोलता है माइनस करना है 5% पर क्वार्टर ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ डिस्पोजल। नहीं समझ में आया होगा, समझ रहे हैं। देखो पहला केस में तो कोई इशू नहीं है, इतना तो पक्का है, पहला केस में तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। सेकंड केस में बोलता है कि जो भी रीपर्चेस गुड है, ठीक है, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास जो भी प्राइस में तुम उसको प्राइस जो है एक लगा करके उसको सेल किए थे, कितना में प्राइस सेल किए थे ये हम लोग को नहीं जानना। मान लो कि जब आप प्राइस एक प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं कितना में, 10,000 में, सेल किए किसी पार्टी को कितना में, कोई जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बोरोड किया गया था, ठीक है। और इससे आप क्या करके ले आते हैं, रीपर्चेस कर लेते हैं, और रीपर्चेस करने के बाद इसको क्या कर रहे हैं, किसी अदर पर्सन को सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो प्राइस हम लोग को पता है, सेल प्राइस, ठीक है, कि कितना में सेल किया, सिंपल सा ले लेंगे सेल प्राइस। अब इसमें से माइनस करना होगा क्या हम लोग को, परचेज प्राइस, जो पहला कंडीशंस में हम लोग किए हैं। तो ये परचेज प्राइस के लिए बोलता है, ये परचेज प्राइस के लिए कि जो भी आप ये परचेज प्राइस आपका ये वाला था ना, जब स्टार्टिंग में जब आप गुड्स परचेज किए थे तो ये प्राइस था 10,000। इसमें से आप माइनस कीजिए, कितना माइनस कीजिए, 5% ऑफ कितना, एवरी अमाउंट पर क्वार्टर, यानी कि पर क्वार्टर का मतलब क्या हो गया, हर क्वार्टर, यानी कि मान लो कि 1 जुलाई को 2018 को आप ये परचेज किए थे, ठीक है। और अभी जो चल रहा है, यानी कि ये जो सेल डेट है, इसको ले लेते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है। इसको चलो ले लेते हैं 1 अप्रैल 2019 को आप ये सेल किए हो, ठीक है। हम्म तो यहां से यहां तक का कितना टोटल क्वार्टर हो जाएगा, देखो तो
जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ठीक है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 3 क्वार्टर। ठीक है, तो 5% इंटू 3 कितना हो जाएगा? 15%। तो ये 15% कितना हो गया मेरा इसका? 1500। ठीक है, 1500 हो जाएगा। हम्म, इसको माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 8500। ठीक है, जो भी सेल प्राइस की है उसमें से क्या कर लेंगे? 8500 माइनस कर देंगे, जो भी आए वो मेरा क्या बन जाएगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई। सही है, अब समझ गए? अरे एक तरह से देख लो तो एक साल में 4 क्वार्टर होता है ना जी। ठीक है, तो 5% के हिसाब से इंटू 4 अगर करो तो पर ईयर 20% का अराउंड डिस्काउंट आपको दे दे रहा है, मतलब कि यार डिप्रिसिएशन बोल दीजिए कि दे दे रहा है ना। ठीक है, समझ गए? तो यही केस है यहाँ पर। अब समझ गए क्या बोल रहा है? परचेज वैल्यू ऑफ गुड्स रीपर्चेस्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड बोरोअर। तो बोलता है परचेज प्राइस माइनस 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल बाय द पर्सन मेकिंग रिपोजिशन। यानी कि किस डेट से किस डेट तक टोटल बोल रहा है? जिस दिन आप पहले खरीदे थे और जिस दिन आप उसको रिपर्चेस करके सेल कर रहे हैं। ठीक है, आप जिस दिन उसको सेल कर दे रहे हैं उस दिन तक का टोटल पीरियड का क्वार्टर का आपका लेना है कि कितना क्वार्टर बन के आता है, उस हिसाब से ले लीजिए। इसमें एक लाइन लिखे हुए है और पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम डेट। ठीक है, यानी कि अगर किसी प्रकार का पार्ट आ जाता है, जैसे मान लो कि कंप्लीट क्वार्टर तो हो सकता है कभी नहीं आए, कभी हो सकता है 1/3 ऑफ मंथ आ जाए, यानी कि एक, तो उसमें क्या कर लेंगे? उसका केवल वो ही पार्ट लेंगे। यानी कि मान लो कि 3000 रुपए निकल के आया एक क्वार्टर का। ठीक है, लेकिन वो बेचा गया था लास्ट क्वार्टर में, यानी कि 3 क्वार्टर 1 मंथ हो जाता है, तो 1 मंथ के लिए 3000 रुपए का 1/3 कितना हो जाएगा? 1000। 1 महीने के लिए तो वो 1000 रुपीज ले लेंगे। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब एक चीज जो बता रहे थे, अनरजिस्टर्ड के केस में ही क्यों बोल रहा है? देखो, रजिस्टर्ड डीलर जैसे ही होगा, ठीक है, तो जब वो सामने वाले को गुड सप्लाई करेगा, गुड सप्लाई करेगा तो वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा? सप्लाई। यानी कि जब वो रीपर्चेस करने जाएगा किसी रजिस्टर्ड डीलर से, जब रीपर्चेस उससे करने जाएगा रजिस्टर्ड डीलर से, तो वो भी एक बिल बनाना उसको पड़ेगा और उसको क्या मान लिया जाएगा? डीम सप्लाई। क्योंकि हम लोग अभी तक वैल्यू ऑफ सप्लाई में ये पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, कि अगर मान लो कि विदाउट कंसिडरेशन अगर वो फिर से रीपर्चेस करने जाता है तो उसको क्या मान लेंगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई के केस में क्या हो जाएगा? फिर से उसको बनाना पड़ेगा बिल और उस पर जीएसटी उसको चार्ज करके दिखाना पड़ेगा। अगर ये जीएसटी फिर से उसको दिखाता है और दिखा करके उससे चार्ज करता है, समझ रहे हो ना? और फिर वो उसका इनपुट टैक्स जो लिया होगा वो उसको रिवर्स करेगा, फिर जो इनपुट टैक्स ये लेगा फिर ये इसको रिवर्स करेगा, तो सब मिला करके क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा ना? सब मिला करके तो जीरो ही हो जाना है। ठीक है, तो जब जीरो ही हो जाना है तो उस कंडीशन में जाना ही क्यों? जब वो अनरजिस्टर्ड डीलर है। ठीक है, जब वो रजिस्टर्ड डीलर है, समझ रहे हो ना? तो उस कंडीशंस में जाने का करना ही नहीं है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं कूपन और वाउचर के केस में। कूपन और वाउचर के केस में बोलता है वैल्यू इक्वल टू मनी वैल्यू। अब देखो, इसमें कूपन और वाउचर के केस में हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई में क्या पढ़े थे कि अगर किसी भी प्रकार का कूपन या वाउचर हो तो ये किस दिन माना जाएगा? दो कंडीशन हम लोग वहां पर पढ़े थे, याद होगा। एक, जब आपका वाउचर पहले से डिफाइंड हो कि किस पर्पस के लिए, या कूपन डिसाइडेड हो कि किस पर्पस के लिए ये है, तो उसको क्या कर लेंगे? जिस टाइम इशू करेंगे उसी टाइम पर उसको ले लेंगे। लेकिन सेकंड कंडीशन था कि लेकिन जब वो पहले से प्री डिफाइंड हो कि क्या होगा, ठीक है, कि कब करना है और कब नहीं करना है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? जब वो रिडीम किया जाएगा। समझ गए? ठीक है, केस याद होगा वो। तो यहाँ पर उसी कूपन और वाउचर के बारे में बोलता है कि अगर कूपन और वाउचर खेलता तो मनी वैल्यू ऑफ सप्लाईज रिडीमेबल अगेंस्ट सच वाउचर कूपन। यानी कि सिंपल सा केस है कि जितना भी वाउचर या अमाउंट जो भी आप माइनस कीजिएगा रिडीम करते वक्त, ठीक है, जैसे कूपन 1000 का है लेकिन आपने 400 ही रिडीम किया उसमें से, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई वहां पर क्या हो जाएगा? 400 रुपए। ठीक है, 1000 नहीं होगा। वहां पर केस था कि अगर इतना मेंशन हो तो पूरा का पूरा उसी समय ले लेंगे, अगर इस केस में हो तो फिर उसमें ऐसा करेंगे, ऐसा तो था। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है? सिंपल वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या लेंगे कूपन के केस में? सिंपल क्या लेंगे? जितना भी पैसा का आप रिडीम करा रहे हैं वही पैसा का हम लोग क्या ले लेंगे? वैल्यू ऑफ
सप्लाई, ठीक है, समझ गए। अब आते हैं सप्लाई एज ए प्योर एजेंट। अब देखो यहाँ पर हम लोग का स्पेसिफिक सर्विस वाला कहानी खत्म हो गया, स्पेसिफिक सप्लाई वाला, समझ रहे हो ना। अब आते हैं प्योर एजेंट के केस में। ये रूल 33 अब शुरू हो गया कि ये कुछ अदर केसेज है उसके बारे में बता के रखा हुआ है, ठीक है, एज ए प्योर एजेंट। तो पहले समझते हैं, देखो इसमें हम लोग एक टॉपिक छोड़े थे शायद, ये वाला, सप्लाई मेड या रिसीव थ्रू एन एजेंट, याद है ना, छोड़े थे। यानी 31 ये तो बोले थे कि पूरा का पूरा तुम लोगों को उस समय पढ़ाएंगे जब पूरा का पूरा चार्जेज ऑफ टैक्स पढ़ाएंगे और उसमें जब इसका कैलकुलेशन करेंगे, वो जब चैप्टर ही अलग होगा। ये वाला पार्ट बोले थे कि जब तुम लोग को हम ये वाला पार्ट पढ़ाएंगे, ठीक है, तब ये वाला चीज हम तुम लोग को पढ़ा देंगे, याद होगा, कल ही तो हुआ है। ये वाला पार्ट किए तुम लोग, नहीं ना किए हो, रूल 29 किए हो, नहीं ना किए हो अभी, ठीक है। तो रूल 29 पहले देखते हैं क्या कहता है, फिर उधर जाते हैं कि वैल्यू शैल बी आइदर ऑफ द फॉलोइंग इन द गिवन ऑर्डर। जो हम लोग कल देखे थे कि जिस ऑर्डर में दिया है उसी में आपको क्या करना है, वो वैल्यू लेना है, ठीक है। तो पहला ऑर्डर क्या देता है, ओपन मार्केट वैल्यू और ओपन मार्केट वैल्यू और 90% of price charged by recipient to his unrelated customer for supplies of like kind and quality। कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया। देखो यहां पर बोलता है कि या तो ओपन मार्केट वैल्यू ले लीजिए, जो कि हम लोग जान रहे हैं कि दिया हुआ रहता है, जो सारे कंडीशंस ओपन मार्केट वैल्यू क्या होता है हम लोग पढ़ चुके, इस बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। या यहाँ पर क्या हो रहा है, उन लोग को एक ऑप्शंस मिल रहा है इन दोनों में से कोई एक चीज चूज करने का, ठीक है। क्या कर लीजिए कि आप जो भी सामने वाला पर्सन एज ए एजेंट आपका सामान लेकर के गया है, ठीक है, तो वो किसी ना तो किसी को सेल करेगा आगे, ठीक है। तो जब उसको वो सेल करेगा तो कितने में सेल करेगा, सेम पर्टिकुलर चीज को कोई सेम पर्टिकुलर चीज को कितना में सेल करेगा, उस अमाउंट का 90% आप क्या कीजिए, ले लीजिए, समझ गए। तो यहाँ पर दो अमाउंट हम लोग का निकल के आएगा, एक ओपन मार्केट वैल्यू और एक 90% ऑफ प्राइस, इसका 90 ऑफ प्राइस चार्ज बाय रेसिपिएंट टू हिज अनरिलेटेड कस्टमर फॉर सप्लाईज ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, ठीक है। कोई इशू नहीं, तो दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। अगर इस कंडीशंस में अगर आप नहीं जा पाते हैं, यानी कि आपको ये कंडीशंस आपको नहीं समझ में आता है कि नहीं निकल पा रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आगे बढ़िए। आगे क्या पढ़ेंगे, वही 30 और 31 उसी ऑर्डर में। 30 में याद होगा क्या था, 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस और बेस्ट जजमेंट, ठीक है। देखो तीनों के केस में ये चीज दिया हुआ है, इसीलिए तीनों को थोड़ा ध्यान से देखना और पढ़ना, ठीक है ना, क्योंकि सब जगह ये बात लिखा हुआ है लेकिन कंडीशन सब जगह थोड़ा थोड़ा अलग किया हुआ है। यहाँ पर ऑप्शंस दे दिया इन दोनों के चीज में, हालांकि इस कंडीशंस में ये ऑप्शंस में, ये भी देखो यहाँ पर ये चीज ऑप्शंस में ही ऐसे दिया हुआ है ये चीज, ठीक है। और ये भी एक तुमको एक ऑप्शंस मिल जा रहा है इन दोनों में से कोई एक चीज चूज करने का, और यहाँ भी ऑप्शंस दिया जा रहा है किसमें, इसमें और इसमें से एक चूज करने का, ठीक है, देख रहे हो ना, सही है। लेकिन यहां पर देखो चेंजेस क्या हो जा रहा है, ये वाला पार्ट जो है ऑप्शंस में, ये आपको अगर आप ये पार्ट नहीं चूज करते हैं तो हो रहा है, देखो 30 और 31 अगर आप नहीं चूज करते हैं तो हो रहा है। लेकिन यहां पे कह रहा है कि अगर ये पार्ट अगर आप चूज करके आते हैं, अगर यहां से आपका निकलता ही नहीं है वो चीज, समझ रहे हो ना, तो आप 30-31 पे आते हैं, समझ गए, समझ गया ना, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो माइनर जो डिफरेंस है वो ध्यान देना पड़ेगा, ये तुमको भले ही माइनर लग रहा है लेकिन है बहुत बड़ा डिफरेंस ये, ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस है ये, थोड़ा सोच कर देखोगे तब समझ में आएगा। आगे देखते हैं। अब बोलता है सप्लाई एज ए प्योर एजेंट के केस में क्या होगा, बात आता है, अभी तो पढ़े एजेंट, अब प्योर एजेंट क्या होता है, ठीक है। तो पहले देखते हैं बोल क्या रहा है, कॉस्ट incurred by the supplier as a pure agent of recipient shall be excluded from the value। बोल रहा है कि एज ए प्योर एजेंट अगर किसी प्रकार का आप काम करके किसी प्रकार का आप कॉस्ट अगर आप लेते हैं
किसी पार्टी से, तो वो कंप्लीटली आपके वैल्यू से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। बहुत कंफ्यूजन हो गया। अब चलो बात करते हैं। देखो यहाँ पर जो एजेंट बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि वो एजेंट के बारे में बात कर रहा है जो कि तुम्हारे से रिलेटेड है, यानी कि ऐसा पर्सन जिसको तुम खुद सामान दे रहे हो कि जाओ जाकर के इसको मार्केट में सेल करो, या तुम्हारा जो कंपनी का खुद का एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसको तुम ये बात बोल रहे हो। लेकिन इस केस में बोल रहा है कि मान लो कि कोई ऐसा पर्सन जो कि तुमसे रिलेशन नहीं रखता हो, और सेकंड कंडीशन ये बोलता है कि मान लो कि कोई ऐसा पर्सन जिसका कि ड्यूटी ही ना हो वो काम करना, लेकिन तुम उसको वो ड्यूटी सप्लाई कर देते हो। जैसे मान लो कि एज ए शॉप पर मेरे से कोई कस्टमर आके बोलता है कि देखिए आप ये जो सामान है ना मेरे घर पे पहुंचा दीजिए, लेकिन मेरा ड्यूटी नहीं था इसको पहुंचाना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक ऑटो को या फिर एक ट्रांसपोर्ट को बुक करते हैं और बुक करके उसको सप्लाई पहुंचा देते हैं, ठीक है। ये मेरा काम नहीं था, वो पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम एज ए क्या काम कर रहे हैं, उसका एजेंट, ठीक है। तो उसका पेमेंट हम लोग क्या किए, उससे लिए और इसको दे दिए, ठीक है। वो अपने पास नहीं रखे। तो इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, एक एजेंट के काम कर रहे हैं। और कौन सा एजेंट, तो जो जीएसटी है उसको बोलता है प्योर एजेंट। समझ गए, समझ गए ना। तो ऐसा सर्विस किसी भी प्रकार का जो भी आपको वो बनाता नहीं हो, जैसे कि मान लो कि एक और केस बताते हैं, जैसे एयरपोर्ट्स पे क्या होता है ना कि बहुत सारा सर्विसेज जो है करने के लिए, जैसे बहुत जितना भी साफ सफाई है उसको मेंटेनेंस करना, ये सब करना, उसके लिए पूरा का पूरा एक टीम बना हुआ है। तो वो कहता है ना कि इसको मेंटेन करने के लिए आप क्या कीजिए कि आप कस्टमर से, जो एयरपोर्ट का जो टिकट काउंटर होता है उन्हीं से बोलता है ना कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट क्या कीजिए सारे कस्टमर से ले लीजिए। क्यों ऐसा बोलता है, ये सब कस्टमर से जब एंट्री करेंगे तो उनसे तो नहीं बोलेगा भाई 5 रुपए तुम दो, 20 रुपए तुम दो, 10 रुपए तुम दो, ठीक है, हमको मेंटेन करना है। तो वो क्या कर रहा है, टिकट जो काट रहा है उसी को ये बोल दिया, ठीक है, कि भाई तुम ये काम मेरे लिए कर दो। तो वो क्या कह रहा है यहाँ पे, वो कर रहा है ये काम और इसको दे दे रहा है वो पैसा। क्यों दे दे रहा है, क्योंकि वो अपना काम कर सके। तो यहाँ पर क्या वो पार्टी जो इस पैसे को कलेक्ट कर रहा है वो क्या उसके लिए लाइबल हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए, नहीं ना होगा। वो यहाँ पर क्या काम कर रहा है, उस थर्ड पार्टी के लिए काम कर रहा है, उसको केवल सुविधा के लिए, ठीक है। एज ए प्योर एजेंट उसको ट्रीट किया जाएगा। और जब भी एज ए प्योर एजेंट आएगा उसमें क्या हो जाएगा, वो नहीं माना जाए। लेकिन मान लो इसी केस में वो बोलता है कि जो हम आपके लिए जो हम कस्टमर से 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए या जो भी चीज कलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए अगर वो कोई सर्विस चार्ज करता है, समझ रहे हो ना, उसके लिए वो जो कुछ सर्विस अगर चार्ज करता है, ठीक है, तो वो जो सर्विस चार्ज करेगा वो उसका क्या बन जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर द टिकट इशू, ठीक है। समझ रहे हो ना, समझ गए। तो वही केस है प्योर एजेंट का। अगर प्योर एजेंट उसको बोला जाता है जो उसमें पर्टिकुलरली खुद के लिए लाइबल ना हो उस पर्टिकुलर काम को करने का, और उसको वो सामने वाला पार्टी बोलता है कि प्लीज मेरे लिए कर दो, ठीक है। समझ गए। जैसे मान लो कि हम तुमको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम तुमको ट्यूशन फीस एक काट करके दिए कि भाई तुमको ये पेमेंट करना है। लेकिन तुम क्या किए, तुम बोले कि सर ठीक है हम आपको 20,000 रुपीज तो दे ही रहे हैं, लेकिन प्लस में एक काम कीजिए ना, एक पर्टिकुलर पर्सन है 5,000 रुपीज ये ले लीजिए, उसको पेमेंट कर दीजिए। क्यों भाई, क्योंकि हम एज ए टैक्स कंसल्टेंट का मतलब एक पर्सन है जो एज ए टैक्स कंसल्टेंट का काम करता है उसको पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि उससे हम भाई टैक्स रिटर्न फाइल करवाएं। तो क्या यहाँ पर पैसा वो मेरे को जा रहा है या हम मेरे को वो तुम दे रहे हो, किस लिए दे रहे हो, वो टैक्स कंसल्टेंट को पैसा देने के लिए दे रहे हो, ठीक है। समझ रहे हो ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई में वो एक्सक्लूड हो जाएगा। वो 25,000 रुपए टोटल दिया है लेकिन वो उसमें माना नहीं जाएगा, वो एक्सक्लूड होगा, ठीक है। समझ गए, ठीक है। आगे आते हैं। अब रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऐसा बोल रहा है कि अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार का आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, किसी प्रकार का गुड्स और सर्विस इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस केस में जो भी अगर वैल्यू जो होगा वो आईएनआर में ना हो करके किस कंडीशंस में हो, किसी अदर में हो, जैसे मान लो डॉलर में या फिर येन में या फिर बाट में या फिर जो भी करेंसी हो, अदर करेंसी इन आईएनआर हो, ठीक है, ठीक है। तो उस कंडीशंस में आप क्या करेंगे, तो बोलता है अगर गुड्स है तो आप एक काम कीजिए, जो भी गुड्स के लिए जो भी आपने मनी रिसीव किया,
जैसे मान लो आज ये डॉलर रिसीव किया, उस डॉलर को आप कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, आईएनआर में। किस रेट से? उस रेट से जो सीबीआईसी कंट्रोल एक्ट अंडर कस्टम एक्ट जो दिया हुआ है, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, जो भी उस डेट को, उस पर्टिकुलर डेट को जो वो रेट डिसाइड किया है कि आज के दिन पे ये डेट पे रेट इतना होगा डॉलर का, ठीक है, उस रेट से आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी रेट आएगा वही आपका क्या बन जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। बहुत इजी केस है, कोई इशू नहीं, ठीक है। सर्विसेज के केस में क्या बोलता है कि आप वैसे लेंगे जैसे इसको अकाउंट में एक तरह से ट्रीट किया गया हो अंडर गैप। गैप क्या है? एक अकाउंटिंग टर्म्स एंड कंडीशन, वहां पर लिखा हुआ है कि आपको इसी कंडीशन के अंदर आपको ऐसे ऐसे जो होता है अमाउंट को डिफाइन करना होता है और इस रेट पर आपको चार्ज करना होता है। वो जो गैप पढ़ते हैं उनको पता होता है, ठीक है। जीएपी जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उनको, ये क्या है, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होता है उसके अंतर्गत जो भी रेट आपको मिला, ठीक है, उस रेट के अंतर्गत जो भी आपको एक रेट निकल के आया कि भाई ये रेट से आपको चार्ज करना चाहिए सर्विस, यहाँ पर टैक्स सर्विस का जो भी अमाउंट है वो चार्ज करना चाहिए। मान लो कि कोई पर्सन आया इंडिया में, आकर के सर्विस लिया और वो यूएस डॉलर देकर के चला गया, ठीक है, डॉलर में देकर के चला गया, तो वो डॉलर का अमाउंट हम लोग क्या लेंगे, तो बोलता है कि जो आप डॉलर रिसीव किए ना उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? तो उस रेट से जो कि डिसाइड किया जाएगा उस गैप के थ्रू, ठीक है, समझ गए, कोई इशू नहीं। अब गैप में कैसे डिसाइड किया जाता है वो जाके गैप में पढ़ो, ठीक है। आगे जाते हैं। वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, बहुत इजी सा चीज है, तुम लोग को बहुत बार बता चुके हैं। इंक्लूजन मेथड, अगर किसी प्रकार का बिल इंक्लूसिव मेथड पे अगर बनाया गया हो, याद है ना जब बताते थे कि अगर कोई शर्ट का वैल्यू है जो कि 2,000 रुपए का और उसी में इंक्लूडेड टैक्स है, ठीक है, तो उसको कैसे दिखाना होगा? टैक्स हटा करके दिखाना होगा, बताए थे, याद होगा, बेसिक्स क्लास में बताए थे। ये वही चीज लिखे हुए है कि वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, अगर किसी प्रकार का कोई वैल्यू आप सामने वाले से चार्ज कर रहे हैं जो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स हो, यानी कि इंक्लूसिव मेथड आप यूज करके सामने वाले से चार्ज कर रहे हैं, तो उसमें बोलता है कि वेयर वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, से जो भी टैक्स आप चार्ज कर रहे हैं, द टैक्स अमाउंट इज कैलकुलेटेड बाय बैक मेकिंग बैक कैलकुलेशन, वही डिवाइडेड बाय उतना जो बताया था, ठीक है, जैसे 18% है तो डिवाइडेड 1.18, समझ गए। उसी का यहाँ पर तुमको फॉर्मूला दे दिया है, जिसके चक्कर में जाओगे तो दिमाग पगलाएगा, लेकिन देखना है तो देख लेना। लेकिन सिंपल सा केस वही है, डिवाइडेड बाय जितना परसेंट टैक्स चार्ज हुआ है 1 पॉइंट उतना, समझ गए। वही तुम्हारा अमाउंट जो निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। उस पर आप 18% टैक्स अलग से दिखाइए और फिर टोटल अमाउंट तो आपको पता ही है, जैसे 2,000 का शर्ट है, फिर भी बता ही देते हैं। 2000 2000 का शर्ट है, ठीक है, इस पर जीएसटी आपको अलग से दिखाना होगा, ठीक है, और प्राइस अलग से दिखाना होगा, और इस पर कितना चार्ज किए हैं आपने, 18%, तो ये मेरा वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 1.1 कर देंगे, कितना डिवाइड कर देंगे 2000 को, तो ये मेरा प्राइस निकल के आ जाएगा। अब जब ये निकल गया तो इस पर क्या करेंगे, 18% जीएसटी चार्ज कर देंगे, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो 2000 आना ही है, ठीक है, समझ गए। तो यही वाला पार्ट क्या कर रहा है कि आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई कहलाएगा। इसमें कौन सा बड़ा बात है, यही तो हम लोग करते आ रहे हैं, ठीक है, समझ गए, कोई इशू नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब तो खत्म ही हो गया फिर, हो गया तुम लोग का सारा कहानी इसमें का, किसी प्रकार का कोई डाउट इसमें? अब कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट? कोई भी हो सकता है, अब बाहर से कोई आया, लेकिन हम क्या, एक बॉर्डर सिचुएटेड मेरा कोई शॉप है, ठीक है, जहां पर कि हम काम कर रहे हैं, तो उस शॉप में मान लो कि कोई आता है तो कम्प्लीटली उसके पास डॉलर ही पड़ा हुआ है, तो वो क्या कहेगा कि भाई आप ये डॉलर ले लो, मेरे को सामान दे दो। हमको पता है कि भाई अगर यहाँ पर अगर हम है तो हम अपना एक्सचेंज करा सकते हैं, हमको तो पता है। और ऐसा तो नहीं ना बोले कि नहीं 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 तुम जाओ पहले जा करके डॉलर एक्सचेंज करके आओ फिर हम देंगे, क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि भाई कस्टमर है, कस्टमर को तो सामान देना पड़ेगा, समझ गए। नहीं नहीं, बॉर्डर पे नहीं, कहीं पे भी, विद इन द इंडिया कहीं पे भी।
अगर किसी प्रकार का अदर देन आईएनआर कोई सामान ले रहा है अदर करेंसी में, ठीक है, समझ रहे हो, कोई भी सामान या सर्विस, ऐसा नहीं है कि केवल सामान या सर्विस, तो उस कंडीशंस में हम लोग इस केस में सामान ले रहा है तो उस कंडीशंस में जो भी मेरा वैल्यू होगा, जैसे मान लो डॉलर लेकर के आया तो डॉलर का वैल्यू उस दिन क्या डिसाइडेड किया गया था एज पर सीबीआईसी, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी वैल्यू निकल के आ जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, वैल्यू सप्लाई। अब वो तो उस पर डिपेंड करता है ना, उसके उस पर डिपेंड करता है, अगर उसको लगता है कि हाँ भाई इस करेंसी को इसका वैल्यू क्या है उसको पता हो, उसको सब कंडीशंस पता हो, तो क्यों नहीं देगा, जरूर देगा। तो चलो अभी समझ गए, अभी समझ गया, ठीक है, क्लास एंड करते हैं, बंद करते हैं, कल फिर क्लास करेंगे नया चीज। अच्छा खत्म हो गया, कल मिलते हैं, बाय बाय।